सीएसएस से पहले एक बैरियर भी क्रॉस करना है जिसका नाम स्क्रीनिंग टेस्ट है। हो गया बेटा। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे कोई इंट्रोडक्टरी ज्यादा बातें हम करेंगे नहीं। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था जर्नल साइंस का, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बातें बताई थी कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, हमारे टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है। जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ा करते हैं साइंस के अंदर उसका नाम है फिजिकल साइंसेस। उसका क्या नाम है? फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस के अंदर ये आपका फर्स्ट सेक्शन है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन का। इसके अंदर बेटा जो फर्स्ट इसका सब सेक्शन है उसका नाम है यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी उसको कहते हैं। यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में। कुछ आपके नए बच्चे भी हमारे क्लास के अंदर आए होंगे। तो बेटा एस्ट्रोनॉमी कहते हैं यूनिवर्स की स्टडी को। The study of the universe is known as astronomy. The branch of physical sciences which deals with the study of the universe is known as astronomy. यूनिवर्स की तमाम डायमेंशंस, इसका स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी फिजिकल अपीयरेंस, व्हाटसोएवर जो भी इसकी डायमेंशंस हैं, उन सब डायमेंशंस की स्टडी को कलेक्टिवली कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी। अब यूनिवर्स बेटा क्या होता है? यूनिवर्स एक्चुअली होती है कि जितनी भी आपकी एनर्जी है, एनर्जी प्लस मैटर, दो ही चीजें आपके एग्जिस्ट करती है ना। एवरीथिंग के अंदर बेटा आ जाती है एनर्जी प्लस मैटर। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है। जितनी भी चीजें आपको नजर आती हैं, जो एनर्जी नजर आती है, मैटर नजर आता है आपको, जितनी भी हेवनली बॉडीज नजर आती हैं, स्टार्स नजर आते हैं, प्लैनेट्स नजर आते हैं, वो सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड हैं आपकी किसके अंदर? एवरीथिंग के अंदर। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन टाइम एंड स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स। और इसी यूनिवर्स की स्टडी को बेटा एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसी यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। यूनिवर्स आपकी क्या है? टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग के अंदर क्या आता है? दैट इंक्लूड्स एनर्जी एंड मैटर, जो कि आपकी टाइम एंड स्पेस के अंदर चीजें एग्जिस्ट करती हैं। दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी, दैट इज नोन एज यूनिवर्स। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि एक्चुअली इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ हुई? यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स का हम पार्ट है। ये आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का बेटा हम है पार्ट। ये यूनिवर्स जिसका हम पार्ट है, ये एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से, उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है? इसकी ओरिजिनेशन के लिए, क्योंकि ये आपका कोई आज का ये कल का फिनोमेना नहीं है, इट्स अ बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो बिलियन ईयर्स अगो की जब बातें करेंगे तो सारे का सारा नॉलेज आपका थ्योरेटिकल बेस होगा। सारे का सारा जो आपका नॉलेज है वो बेस करेगा थ्योरीज के ऊपर। कुछ साइंटिस्ट को डिफरेंट एविडेंसेस मिले, उसने आपकी डिफरेंट थ्योरी पेश कर दी। कुछ एविडेंस, कुछ साइंटिस्ट को लेटर ऑन कुछ और एविडेंसेस मिले, उसने फर्स्ट वाली थ्योरी रिजेक्ट कर दी और अपनी थ्योरी पेश कर दी। तो इसके बारे में जितनी भी हम बातें करेंगे वो सारी की सारी ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज करेंगे, और थ्योरीज कभी भी आपकी रिजेक्ट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। तो बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आपको आता है। तो ओरिजिन यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स की हम बात करने के लिए जा रहे हैं, इस यूनिवर्स का ओरिजिन कहां से होता है, इसके ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज है। यस, इसके ओरिजिन के बारे में डिफरेंट ये भी एक साइंटिस्ट था, ये भी इस बात का बिलीवर था कि अर्थ इज द सेंट्रल बॉडी एंड ऑल अदर बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, और इस थ्योरी को कहा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी को आप क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक थ्योरी, विच वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटोनी। ठीक है, इनका क्या मानना था? इनका मानना ये था कि अर्थ इज द सेंट्रल रीजन एंड ऑल अदर हेवनली बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, लेकिन होता क्या है?
ये लोगों का बिलीव था, ये लोगों का बिलीव का हिस्सा बन गया था कि अर्थ सेंट्रल पार्ट है और बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो स्टूडेंट्स ये बात समझने वाली है कि जब कोई आपका साइंटिफिक थ्योरी आपके बिलीफ का पार्ट बन जाए तो फिर उसको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आपके पास एविडेंसेस भी हो तो एविडेंसेस की बेस के ऊपर भी उस थ्योरी को रिजेक्ट करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज वो उस वक्त के लोगों का रिलीजियस बिलीफ बन चुकी होती है। ठीक है, ये रिलीजियस बिलीफ बन चुकी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन क्योंकि ये थ्योरी गलत थी, इसको गलत तो प्रूव होना ही था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था कॉपरनिकस, जिसका क्या नाम था 16th सेंचुरी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट आता है कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस क्या करता है, थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है और वो अपनी एक थ्योरी पेश करता है जिसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बेटा ये कहती है, वो कहती है कि अर्थ इज नॉट द सेंट्रल रीजन, सन जो है, सन इज द सेंट्रल रीजन, सन सेंट्रल रीजन है और इसके इर्द गिर्द सारी की सारी बॉडीज क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसके इर्द गिर्द सारी की सारी बॉडी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ये टोटली इसके क्या थी, उल्ट थी। अब ये वाली जो थ्योरी थी ये रिलीजियस बिलीफ बन चुका था, इसको रिजेक्ट करना मुश्किल था। तो जो इसके सपोर्टर थे कॉपरनिकस के, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी के बिलीफ को क्या कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। लेकिन ये बातें आपने पेपर के अंदर बेटा मेंशन नहीं करनी, पेपर के अंदर वही बातें मेंशन करनी है जो आपको यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर मैं लिखवा रहा हूँ, इसको सेंटेंसेस की फॉर्म आपने दे दी। ठीक है, अब इसकी जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी वो ये कहती थी कि सन इज द सेंट्रल रीजन एंड ऑल अदर हेवनली बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, दिस इज सेंट बाय द कॉपरनिकस इन द 17th सेंचुरी। बेटा लेकिन ये जो आपके सामने अभी तक मैंने स्लाइड पे लिखा है, ये स्लाइड कहीं पे भी ये बात शो नहीं करती कि एक्चुअली यूनिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ये सारी की सारी बातें ये शो करती हैं कि कौन सी बॉडी सेंट्रल है और कौन सी बॉडीज उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। लेकिन ये कहीं पे भी ये शो नहीं कर रही कि एक्चुअली चीजें ओरिजिनेट कहाँ से हुई। तो चीजों के ओरिजिनेशन के हवाले से ये आपने हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव लिख देना है उसका। अब आपको बताता हूं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में क्या थ्योरी है। इसके ओरिजिन के बारे में जो थ्योरी है उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। वो आपकी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। ओरिजिन के बारे में बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है जी, एक्सपेंशन, बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन बेटा ये कहती है कि ये प्रपोज की गई थी, एक बेल्जियम का साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज लेमित्री। जॉर्ज लेमित्री ये कहता था कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, ये यूनिवर्स है, जितनी भी बॉडीज हैं ये सबसे पहले क्या थी, अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये सारी की सारी एक जगह पे कॉन्ट्रैक्टेड थी। और वो पॉइंट इसका क्या था, उसने कहा कि ये एक पॉइंट था, ये सारी की सारी हेवनली बॉडीज एक पॉइंट के ऊपर कंट्रैक्टेड थी। उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए, एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है कि ये सारी की सारी चीजें क्या कर जाती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं। जब बेटा एक्सपैंड करेंगी तो एक्सपेंशन एनर्जी के जरिए होगी और एनर्जी एक्सपेंशन के लिए चीजों की एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस भी चाहिए। तो यही तो सारी की सारी यूनिवर्स की डेफिनेशन है। उसने कहा कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो थिंग्स आर कंट्रैक्टेड ऑन अ वन पॉइंट एंड आफ्टर सम सर्कमस्टांसेस दे एक्सप्लॉइट। वो सारी की सारी क्या कर जाती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं स्पेस के अंदर। ये थी जॉर्ज लेमित्री की थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। जॉर्ज लेमित्री वाज नॉट अ वेल रिन्यूड साइंटिस्ट, इसकी वजह से इसकी थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। उस वक्त के जो मशहूर साइंटिस्ट थे, जो वेल रिन्यूड साइंटिस्ट थे, जिसके अंदर आपका आइंस्टाइन भी आता था, वो इस थ्योरी का फॉलोअर नहीं था, वो इस थ्योरी को नहीं मानता था क्योंकि एविडेंसेस नहीं थे जॉर्ज लेमित्री के पास। ठीक है, लेकिन जॉर्ज लेमित्री ने एक अपने लोकल जर्नल के अंदर ये पेपर पब्लिश कर दिया था कि ऑल थिंग्स आर कंट्रैक्टेड ऑन अ वन प्लेस, ऑन अ वन पॉइंट। ठीक है, और आफ्टर सम सर्कमस्टांसेस, आफ्टर सम कंडीशंस दे एक्सपैंड। वो सारी की सारी क्या करेंगे, एक्सपैंड। और ये वो कहता है कि वाकया है कोई 13.7 बिलियन ईयर्स अगो का। ठीक है, इतने साल पहले ये बातें हुई थी। अब ये किसका बात, किसकी कहना है, जॉर्ज लेमित्री का।
अब जॉर्ज लेमित्री के पास बेटा 1927 के अंदर कोई एविडेंस नहीं था, उसने बात तो कर दी लेकिन उसके पास इसको प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था, ठीक है जी। अब बेटा फिर होता क्या है 1929 के अंदर, 1929 के अंदर एक और थ्योरी आती है जिसको कहते हैं रेड शिफ्ट थ्योरी। जिसको क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट थ्योरी, ठीक है। रेड शिफ्ट थ्योरी बेटा एक्सप्लेन करती है, वो कहती है रेड शिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हों तो वो रेड लाइट को एमिट करते हैं, और अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे के पास आ रही हो तो वो क्या करती हैं? वो ब्लू लाइट को एमिट करती हैं। वो क्या करती हैं? ब्लू लाइट को एमिट करती हैं। अब बेटा ये चीजें आपकी क्या करती है? ये रेड शिफ्ट थ्योरी थी जो प्रपोज की थी हब्बल नामी साइंटिस्ट ने। जो हब्बल नामी साइंटिस्ट ने आपकी क्या की थी? प्रपोज की थी, उसने इसके बारे में लिखा था। लेमैन कंसेप्ट आपको दे दिया कि हब्बल थ्योरी एक्चुअली क्या करती है। हब्बल थ्योरी ये कहती है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर moving away from each other, they emit the red light, and when two objects are moving come closer, they are come closer to each other, they are emitting the blue light. तो बेटा जॉर्ज लेमित्री की थ्योरी भी तो यही कहती थी। जॉर्ज लेमित्री कहता था कि जो आपके यूनिवर्स के अंदर सारी की सारी बॉडीज हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर, दे आर एक्सपेंडिंग, वो एक दूसरे से क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है। तो जिस आपके यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, दे आर एमिटिंग द रेड लाइट्स। और हब्बल थ्योरी भी ये कह रही थी कि जो चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो दे आर एमिटिंग द रेड लाइट्स। तो ये जो हब्बल की रेड शिफ्ट थ्योरी थी, ये एक्चुअली सपोर्ट कर रही थी जॉर्ज लेमित्री की थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन को, ठीक है। अब जॉर्ज लेमित्री के पास एक एविडेंस आ गया अपनी थ्योरी को वेल एक्सप्लेन्ड वे के अंदर एलेबोरेट करने का। तो उसने 1932 के अंदर दोबारा से पेपर पब्लिश करता है, उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर उसको नाम देता है बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन का। बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन का बेटा उसको नाम देता है। और इस पॉइंट को वो जो कहता है कि जिस पॉइंट के ऊपर चीजें कॉन्ट्रैक्टेड थी, इस पॉइंट को भी वो फिर एक नाम देता है सिंगुलैरिटी का। और हब्बल थ्योरी का वो क्या करता है? एविडेंस देता है, और फिर वो पेपर को पब्लिश करता है, क्योंकि अब उसके पास एक एविडेंस भी आ चुका है, एक और साइंटिस्ट ने भी काम कर लिया, ठीक है। तो अब आप उसके पास अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक वेल एविडेंस है, ठीक है। तो जॉर्ज लेमित्री की थ्योरी को फिर उस वक्त के जो वेल साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बाद चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी बैक के ऊपर क्या थे? एविडेंसेस भी थे, ठीक है जी। तो अब जॉर्ज लेमित्री की जो थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन है, ये एक्चुअली अभी 99.9% जो एस्ट्रोनॉमिस्ट है वो इसी थ्योरी को फॉलो करते हैं अबाउट ऑफ द रीजन ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है। अब कुछ रिजिड्स लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, स्टैटिक थ्योरी को वो फॉलो करते हैं। वो कहते हैं इसकी ना तो कोई डेफिनेट बिगनिंग है ना कोई डेफिनेट एंडिंग। वो एरिस्टोटल की थ्योरी को अभी तक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में अभी आपको जो मैंने बातें बताई हैं, ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बातें समझ में आई हैं? कोई क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आया हो, कोई बात समझ ना आई कि इसको यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना? ये जितनी भी हमें हेवनली बॉडीज बेटा नजर आती हैं, ये हेवनली बॉडीज सारी की सारी एक जगह पे इकट्ठी थी। एक जगह पे इकट्ठी होने की वजह से उनके अंदर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा हुए, कुछ ऐसा प्रेशर बिल्डअप हुआ कि वो सारी की सारी चीजें एक एक्सप्लोजन की मदद से क्या कर जाती हैं? एक्सपैंड कर जाती है, छोटे छोटे टुकड़े। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, कोई प्लैनेट बन गया, कोई स्टार बन गया, कोई मेटेरॉइड बन गया, कोई एस्टेरॉइड बन गया, कोई कॉमेट बन गया, ठीक है जी। बेटे इसको थ्योरी इसलिए कहा जाता है कि ये एक थ्योरी है और ये कभी भी उबैद बेटा रिजेक्ट हो सकती है। अगर हो सकता है कि कोई स्टैटिक थ्योरी वाला इससे अच्छे एविडेंसेस ले आए, जैसे जियोसेंट्रिक थ्योरी थी ना, उसके बाद आपका हीलियोसेंट्रिक वाले ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, सन सन आपका सेंट्रल रीजन है। तो थ्योरी प्रपोज इसीलिए की जाती है कि वो जब रिजेक्ट हो जाती है, थ्योरी हमेशा आपकी कभी भी रिजेक्ट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो इसीलिए इसको भी थ्योरी कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। पढ़ते हम इसलिए क्या है? पढ़ते हम इसलिए इसको इसलिए क्योंकि थ्योरीज को पढ़ते इसलिए है कि क्योंकि अभी तक इसके मुकाबले के अंदर कोई आपके पास नहीं आई होती, इसके मुकाबले में कोई आपके पास मोस्ट फॉलोड थ्योरी नहीं आई होती। रेड शिफ्ट थ्योरी और हब्बल दोनों। रेड शिफ्ट थ्योरी
उसका नाम है, और हब्बल उसका साइंटिस्ट है जिसने उसको प्रपोज किया। हब्बल थ्योरी भी इसको कहते हैं, रेड शिफ्ट थ्योरी भी डॉक्टर नीलम कहते हैं। हब्बल साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को प्रपोज किया, रेड शिफ्ट थ्योरी। बेटा यूनिवर्स की जो यूनिवर्स की शरोज ने डिफरेंट बुक्स का हवाला दिया बेटा। इसके अंदर ये है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यूनिवर्स के बारे में डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट फिगर्स ही मिलेंगे। जो एग्जैक्ट है वो 13.7 है, कहीं पे इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने 14 इयर्स लिख लिया, और कहीं पे मोस्टली जो आप एडवांस लेवल की कह रहा हूँ, प्राइमरी लेवल की बुक्स देखे ना बच्चों की, उसके अंदर 15 इयर्स भी लिखा होता है। जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू वो 13.7 है। तो अगर आपसे ये सारी की सारी चीजें बेटा डिपेंड करती हैं आपके एमसीक्यूज के ऑप्शंस के अंदर। अगर आप सब्जेक्टिव के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो सब्जेक्टिव के अंदर आप 13.7 ही लिखें। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर ये बातें आ जाती है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपने फिर डिपेंड करती हैं बातें आपकी उसके ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर, क्या आपका ऑप्शन क्या है। लेट्स सपोज वो आपका ऑप्शन ही 15, 14, 16, 17 देते, फिर आप 14 को सिलेक्ट करके आएंगे, ठीक है, जो मोस्ट एक्यूरेट आपके लिए होगा। और दूसरी बात, हमने बिग बैंग के बारे में बात की, तो बिग बैंग का बेटा जो एग्जैक्ट है आपका 1932 है। 1932 के अंदर, क्योंकि उससे पहले उसने उसको बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन का नाम नहीं दिया था, उसने जस्ट ये बात एक सेंटेंस कहा था कि सारी की सारी चीजें एक जगह पे कंट्रैक्टेड है। तो जो उसने एक्चुअल आपका वेल डिफाइंड उसने अपना जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश किया था वो 1932 के अंदर किया था विद एविडेंसेस। तो हम इसको सिर्फ कोट करते हैं शरोज 1932। 1932 के अंदर बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन को प्रपोज किया गया बाय जॉर्ज लेमेथी, ठीक है। ठीक है जी बच्चे, अब हमारी यूनिवर्स ओरिजिनेट हो गई है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है बेटा, यूनिवर्स। लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्या है, यूनिवर्स। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है जी। अब इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी हेवनली बॉडीज है, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। इस यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना मुश्किल काम है, तो हम क्यों ना इसका कोई यूनिट कंसीडर करें। बेटा इसके अंदर हेवनली बॉडीज पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी, जिनको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं जी, गैलेक्सीज कहते हैं। यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं, तो यूनिवर्स के अंदर 200 टू 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं। 200 टू 400 बिलियन गैलेक्सीज, एस्टिमेटेड है ना हमारे यहाँ, इसके अंदर एस्टिमेटेड है। अब यहाँ बेटा हम रीजन ऑफ यूनिवर्स एस्ट्रोनॉमी का एक्चुअली स्टार्ट ले रहे हैं। ये जो स्टार्ट से आपका है ना एस्ट्रोनॉमी, जहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस को पढ़ना, ये आपका ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एविडेंसेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। इसके अंदर जो गैलेक्सीज हैं वो 200 टू 400 गैलेक्सीज है। जो यूनिवर्स का यूनिट कंसीडर किया जाता है, यूनिट ऑफ यूनिवर्स जिसको हम समझते हैं और कहते हैं, वो आपका गैलेक्सी ही है। वो आपका क्या है, गैलेक्सी। तो हम गैलेक्सी के बारे में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे लिए ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम इसके अंदर जो इन्फिनिट आपने कहा मोहम्मद रियाज ने, और मैं कहता हूँ कि 400 बिलियन गैलेक्सीज एस्टिमेटेड है, इनके वन बाय वन इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि अपनी गैलेक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन लें। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी गैलेक्सी बेटा है मिल्की वे गैलेक्सी। उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो गैलेक्सी है आपकी यूनिवर्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इनकी डेफिनेट शेप्स होती है। या तो इसकी शेप बेटा एलिप्टिकल हो सकती है, इसकी एलिप्टिकल शेप हो सकती है। गैलेक्सी जो आपकी 200 टू 400 गैलेक्सीज हैं, इनकी बेटा या तो शक्ल एलिप्टिकल है, या आपके पास स्पाइरल है, या आपके पास इसकी शक्ल स्पाइरल हो सकती है, या क्या हो सकती है, इरेगुलर,
या इसके पास क्या हो सकते हैं, इरेगुलर शेप गैलेक्सी। अब जिस गैलेक्सी का हमने यहाँ पे जिक्र करना, लेट्स सपोज कि हमारी गैलेक्सी है ये वाली, जिस गैलेक्सी का हम पार्ट, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, ये वाली गैलेक्सी, इसका नाम है बेटा मिल्की वे गैलेक्सी। हम किस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी हमारा एड्रेस है। अब मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में थोड़े से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी एक्चुअली कैसी होती है। सबसे पहले तो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी शक्ल कौन सी होती है। इसकी शक्ल बेटा होती है स्पाइरल। इसकी शक्ल कौन सी होती है, स्पाइरल शेप की ये शक्ल होती है। स्पाइरल शेप की इसकी क्या होती है, ये शक्ल। स्पाइरल बेटा कैसी होगी, स्पाइरल शेप ऐसी होगी ना, ये क्या है, स्पाइरल शेप की गैलेक्सी। ये क्या है, स्पाइरल शेप की गैलेक्सी। बेटा इसके अंदर होता क्या है, स्पाइरल शेप की गैलेक्सी होने के साथ साथ मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर जितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, जितना एरिया ऑक्यूपाई करती है मिल्की वे गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, उसको बेटा कहा जाता है गैलेक्टिक प्लेन। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम गैलेक्टिक प्लेन। एरिया कवर्ड बाय मिल्की वे गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, उसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्टिक प्लेन। मोहम्मद रियाज बेटा क्या मतलब, मुझे बात आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आप बेटा क्या आपकी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी है, मिल्की वे गैलेक्सी जितना एरिया ऑक्यूपाई करती है यूनिवर्स के अंदर, उसको गैलेक्टिक प्लेन कहते हैं। अब मिल्की वे गैलेक्सी मैंने आपके सामने ये बना दिया कि ये मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप की होती है। इसके 7 आर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बेटा मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल आर्म्स हैं 7। टोटल आर्म्स कितने हैं, 7। इन 7 आर्म्स को कहा जाता है गैलेक्टिक आर्म्स। इन 7 आर्म्स को क्या कहते हैं, गैलेक्टिक आर्म्स, ठीक है। इन 7 आर्म्स के डिफरेंट नेम्स हैं। नेम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ नाम याद रखना है। सेकंड जो आपका ये वाला आर्म है ना, ये वाला जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया, पॉइंट किया, इसका नाम है बेटा ओरियन स्पर। जो सेकंड लास्ट आर्म है इसका नाम है ओरियन स्पर। इसको हमने क्यों याद रखा है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। इसके ऊपर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। अब इसके अंदर है क्या, अब मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंट्रल पार्ट है ये वाला, ये मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट का नाम है ब्लैक मैसिव होल। यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसका सेंट्रल पार्ट समझते हैं सन को, लेकिन इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है ब्लैक मैसिव होल। ब्लैक मैसिव होल, ठीक है। अब ब्लैक मैसिव होल, ब्लैक मैसिव होल और सन का डिस्टेंस कितना है आपस के अंदर, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, ये सन है और ये आपका क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट ही है ना सन। तो इनका जो बेटा डिस्टेंस है वो है 30,000 लाइट ईयर्स। 30,000 लाइट ईयर्स अवे है ब्लैक मैसिव होल आपके सन से, ठीक है जी। अब ओरियन स्पर के ऊपर आपका सोलर सिस्टम मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बेटा क्या है, एक सन है और उसके इर्द गिर्द आपके मेजर 8 प्लैनेट से रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे 8 प्लैनेट से रिवॉल्व करते ना, आपका सूरज सेंट्रल पॉइंट है और उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व करते हैं। ये सोलर सिस्टम कहाँ पे मौजूद है, आपकी मिल्की वे गैलेक्सी के सेकंड लास्ट आर्म जिसका नाम ओरियन स्पर है, ये उसके ऊपर मौजूद है। बेटा हमारी तरह के, जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, इसी तरह के 500 सोलर सिस्टम है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। कितने सोलर सिस्टम है, 500 सोलर सिस्टम है आपके कहां पे, आपकी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, जिसके अंदर 8 सोलर सिस्टम जो है वो नोन है, जिनके बारे में स्टडी हो चुकी है। लेकिन लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ इस पे करती है, हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर, ठीक है।
बाकी जो 942 है वो प्रोविजनल सोलर सिस्टम है, जिनके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन एज सच नहीं है। 8 बेटा नाउन सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, नाउन जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है जी। अब हमारा सोलर सिस्टम हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि हम किस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, उस गैलेक्सी के थोड़े से मैंने आपको फीचर्स बता दिए। बेटा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, उस गैलेक्सी के अंदर 500 सोलर सिस्टम एस्टिमेटेड है। सोलर सिस्टम क्या होता है, एक उसका सेंट्रल पॉइंट होता है और सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द सारी की सारी बॉडीज क्या कर रही होती हैं, रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह के 500 सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, और आउट ऑफ दोज 500 8 सोलर सिस्टम जो है वो नाउन सोलर सिस्टम है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर ये जो आपके सामने मैंने यूनिवर्स ड्रा की है, इसके अंदर एक गैलेक्सी मैंने आपको बेटा बता दिया कि मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसके बारे में मैंने सीधे सीधे बातें आपको बता दी। जो मिल्की वे गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, जो हमारी हमसाई गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमीडा। उसका नाम क्या है, एंड्रोमीडा। नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम द मिल्की वे गैलेक्सी इज एंड्रोमीडा। उसका नाम क्या है, एंड्रोमीडा। ठीक है जी। ये एंड्रोमीडा और मिल्की वे गैलेक्सी का कितना डिस्टेंस है, एंड्रोमीडा और मिल्की वे गैलेक्सी का आपस के अंदर डिस्टेंस कितना है, तो बेटा ये है 2200 लाइट ईयर्स। 2200 लाइट ईयर्स अवे हैं ये एक दूसरे से, मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमीडा। और एस्ट्रोनॉमिस्ट ये ख्याल करते हैं कि आफ्टर 0.7 to 0.8 मिलियन ईयर्स ये आपस के अंदर कोलाइड करेंगी और एक नई गैलेक्सी बना लेंगी, जिसको उन्होंने नाम दिया है उसको नाम दिया है मिल्की अमीडा का। उसको उन्होंने नाम किसका दिया है, मिल्की अमीडा का। ठीक है जी। ओके जी बेटा, ये आपके सामने क्या आ गया, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है मिल्की वे गैलेक्सी का। यहां तक आपका 2 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव के और आपके बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज तैयार हुए। आपके सारे के सारे क्या हुए, एमसीक्यूज तैयार हुए। अगर आप यहाँ तक बातों को समझे, तो यहाँ तक मैंने आपके साथ अभी तक यूनिवर्स को डिस्कस कर लिया। यूनिवर्स के बाद हम नीचे आए बेटा, हमने गैलेक्सी को पढ़ा। गैलेक्सी के अंदर हमने फोकस किया मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर, मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर। फिर हम ओरियन स्पर के ऊपर आ गए। ओरियन स्पर आपका बेटा सेकंड लास्ट आर्म है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी का, और यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, जिस सोलर सिस्टम का हम भी पार्ट। तो इस सोलर सिस्टम को हमने अब स्टडी करना है। इस सोलर सिस्टम को हमने क्या करना है, स्टडी। लास्ट पॉइंट बेटा मैंने ये डिस्कस किया था कि यूनिवर्स के अंदर आपकी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। ये गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। इसका जो हमसाया गैलेक्सी है, इसकी जो हमसाया गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमीडा। उसका क्या नाम है, एंड्रोमीडा। और इन दोनों गैलेक्सीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेटा है 2200 लाइट ईयर्स। और कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिस्ट ये ख्याल करते हैं कि ये दोनों गैलेक्सीज कुछ सालों के बाद, मींस दैट कोई 5-7 करोड़ सालों के बाद ये क्या करेंगी, ये आपस के अंदर क्या करेंगी, कोलाइड कर जाएंगी। आपस के अंदर क्या करेंगी, टकरा जाएंगी, और उसके नतीजे में एक नई गैलेक्सी बनेगी। उस नई गैलेक्सी को उन्होंने नाम भी उसका रख दिया कि उस गैलेक्सी का नाम होगा मिल्की अमीडा गैलेक्सी। ठीक है, अभी मैं आपको रिवीजन दे रहा था कि यूनिवर्स से हम बेटा मूव किए गैलेक्सी के ऊपर, गैलेक्सी से हम मूव किए ओरियन स्पर के ऊपर, ओरियन स्पर से हम मूव किए हैं अपने सोलर सिस्टम के ऊपर। अब हमने देखना है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअली कैसा है। तो बेटा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो उसका सेंट्रल पार्ट है वो सन है। सेंट्रल पार्ट उसका सन है। उसके बाद इसके हैं 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं जी, 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। 8 प्लैनेट्स, इनके सबसे पहले तो आपको नाम बताऊंगा।
फर्स्ट का नाम है मरकरी, सेकंड है आपके पास वीनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ बेटा मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। यूरेनस है एंड नेपच्यून है। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं और 8 प्लैनेट्स किस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं? सन इज द सेंट्रल बॉडी। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, आपके ये 8 प्लैनेट्स इसी तरतीब से आपने याद रखना। इन 4 प्लैनेट्स को मैंने सेपरेट क्यों रखा है, थोड़ा सा गैप क्यों दिया और इन 4 प्लैनेट्स को सेपरेट क्यों रखा है? क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स की, इन 4 कैटेगरीज के प्लैनेट्स की जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, वो डिफरेंट है। ये वाले बेटा जो लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स हैं ये गैसेस से मिलके बनते हैं। इनकी जो आपकी स्ट्रक्चर है ये गैशियस है, ये सूरज से दूर है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाले 4 प्लैनेट्स हैं ये मोस्टली रॉकी इन नेचर होती है, ये रॉक से मिलके बनते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई? अब बेटा इसके अंदर ये है कि इसके इनके इन बिटवीन यहाँ पे मार्स और जुपिटर के सेंटर के अंदर एक रॉक्स की आपकी बेल्ट पाई जाती है। रॉक्स की बेल्ट पाई जाती है। इस रॉक्स की बेल्ट को कहते हैं एस्ट्रॉइड्स बेल्ट। इस रॉक्स की बेल्ट को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, जो कि आपकी प्रेजेंट होती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, इसी के साथ कुछ मेट्रॉइड्स होती है। कुछ क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेल्ट पाई जाती है। इसके अलावा नेपच्यून के बाद आपका यहाँ पे क्रीपर बेल्ट पाई जाती है। फिर उसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, जैसे प्लूटो है, एरेस है, ह्यूमिस है। ठीक है, इस सारे सोलर सिस्टम को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक डिफरेंस बताता चलूं कि रेवोल्यूशन और रोटेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बेटा रेवोल्यूशन होता है किसी भी सेंट्रल बॉडी के इर्द गिर्द घूमना। लेट्स सपोज कि ये सन है, सन के इर्द गिर्द ये आपकी अर्थ है। ये आपकी अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है जो कि सन के इर्द गिर्द क्या करती है? रिवॉल्व करती है, ऐसे घूमती है। कभी अर्थ यहाँ पे होती है, कभी सन की इस डायरेक्शन में होती है, कभी इस ऐसे वो एक चक्कर कंप्लीट करती है। अगर कोई चीज अपनी सेंट्रल बॉडी के इर्द गिर्द घूमे, उसका सेंट्रल बॉडी के इर्द गिर्द चक्कर कंप्लीट करे, तो इस टर्म को कहते हैं रेवोल्यूशन। इस टर्म को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। और अगर कोई चीज, ये अर्थ है, लेट्स सपोज अर्थ बेटा साथ साथ अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है। जैसे जैसे वो सन के इर्द गिर्द घूमती है ना, ये खुद भी रोटेट करती है। लेट्स सपोज कि ये इसका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जब ये बेटा इस पॉइंट पे आएगी तो हो सकता है कि पॉइंट ए यहाँ पे, वो पॉइंट बी। तो बेटा अभी समझने की बात यह है कि अर्थ अपने ही सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द भी घूमती है और अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है। अगर कोई हेवनली बॉडी किसी एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द चक्कर कंप्लीट करे तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन के रिजल्ट के अंदर आपको पता है ईयर्स बनते हैं। अर्थ सन के इर्द गिर्द जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है वो 365.25 डेज के अंदर करती है, और ये हमारा क्या बनता है? 1 साल बनता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। और रेवोल्यूशन वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करती है? 24 आवर्स के अंदर। एग्जैक्ट बेटा ये टाइम होता है 23 आवर्स 56 मिनट और 48 सेकेंड्स। 48 सेकेंड्स। ठीक है, ये इतने टाइम के अंदर क्या करती है? अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। और रोटेशन के नतीजे में आपके क्या बनते हैं? डेज एंड नाइट बनते हैं। डे एंड नाइट जो बनते हैं वो आपके किसके नतीजे में बनते हैं? रोटेशन के नतीजे में बनते हैं। ठीक है जी। अभी इस बात को बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि जब भी हम किसी प्लेनेट को डिस्कस करेंगे तो उसका रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन पीरियड भी डिस्कस किया करेंगे, तो आपको पता हो कि रोटेशन क्या होती है और रेवोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा? एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स बोथ आर रॉकी इन नेचर। रॉक्स के बने होते हैं। लेट्स सपोज ये रॉक्स है ना, रॉक्स के बने होते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड्स का जो साइज होता है वो अप टू 1000 किलोमीटर होता है। इनका जो डायामीटर होता है एस्ट्रॉइड्स का वो अप टू 1000 किलोमीटर होता है। और जो बेटा मेट्रॉइड्स होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज। ये साइज के अंदर रिलेटिवली छोटे होते हैं और इनका साइज 1 to 10 किलोमीटर होता है। इनका साइज कितना होता है? अप टू
10 किलोमीटर एस्ट्रॉइड्स का, ठीक है, इनका साइज क्या होता है अप टू 10 किलोमीटर, बोथ आर रॉकी इन नेचर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सन को पढ़ेंगे, फिर 8 प्लैनेट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। प्लैनेट्स के बारे में ज्यादातर एमसीक्यूज ही आते हैं, सब्जेक्टिव से कोई बात नहीं आती। हर प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन पीरियड देखा करेंगे, रोटेशन पीरियड देखेंगे, आप लोगों को मैंने बताऊंगा, डायमीटर बताऊंगा, उसके बारे में कोई प्रोमिनेंट फीचर है तो वो बताएंगे। सिर्फ अर्थ को हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ हमारा प्लैनेट है, ठीक है जी, अर्थ हमारा क्या है, प्लैनेट है। तो ये वाली बातें हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर, जब हम कल लेक्चर के अंदर बेटा आएंगे, तो उसके अंदर फिर हम सोलर सिस्टम को सन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे ना, जो सेंट्रल बॉडी है उसके क्या प्रोमिनेंट फीचर्स है, सन क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो सन के बाद फिर हम प्लैनेट्स को वन बाय वन देखेंगे, ठीक हो गया। यहां तक बच्चों किसी बात